बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, हम जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मैं मोहम्मद तनवीर बेग बात कर रहा हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के हवाले से, ठीक है। स्टूडेंट, हम लोग जो है कंपनीज को डिस्कस कर रहे हैं। कंपनीज के जो बिजनेस हैं, उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनके हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं, और उनके अंदर जो है हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें जो हमारे जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो चीज़ें जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हमारी जो प्रिपेयर की जाती हैं, उनके हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इसके हवाले से हम सबसे पहले तो इस लेक्चर के अंदर हम इसके हवाले से इंट्रोडक्शन इसका डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट क्या होते हैं, ठीक है। फिर उसका हम स्कोप डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो है हमारे जो इसके हवाले से जो प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट को जो डिस्कस करता है, उसके अंदर स्कोप क्या है इसका, ठीक है। फिर इसी एसेट से मुतल्लिका जो है जो इससे रिलेट करती हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम इसका रिकॉर्डिंग का प्रोसीजर जो है हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट को अकाउंटिंग बुक्स के अंदर जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। लास्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कि रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड पार्टीज़ या कंपनीज़ के हवाले से हमने डिस्कस किया था कि कंपनीज़ का आपस में रिलेशनशिप क्या होता है। उसके अंदर हमने रिलेटेड पार्टीज़ को डिस्कस किया और उनकी आपस की ट्रांजैक्शंस को डिस्कस किया था। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि एसोसिएटेड कंपनी जो होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये डिस्कस किया कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखने वाली जो कंपनीज हैं वो क्या हैं और किस तरीके से उनका यहाँ पे एक इन्फ्लुएंस दूसरी कंपनी में पाया जा सकता है, ठीक है। फिर हमने ये डिस्कस किया कि सब्सिडरी कंपनीज क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ सब्सिडरी कंपनीज को हमने डिस्कस किया था। फिर हमने उसका जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर हमने कंपनीज ऑर्डिनेंस के 4th और 5th स्केड्यूल को हमने डिस्कस किया था। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके हवाले से हमने अपनी डिस्कशन को किया। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं कंपनीज कौन कौन सी बनाती हैं उसके हवाले से। फिर हमने प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स को हमने डिस्कस किया था, और बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन के हवाले से भी हमने कुछ डिस्कशन को किया था, ठीक है। आज जिस टॉपिक के हवाले से हम बात कर रहे हैं वो है हमारा प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट। स्टूडेंट, ये तीनों ही एसेट हैं, ठीक है। और इन एसेट्स के हवाले से क्या चीज़ होती है कि ये बेसिकली टेंजिबल एसेट्स हैं। अब टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं कि टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं कि जिनकी जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस अपनी रखते हैं, जिनको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो दिखाई देते हैं विजुअली, ठीक है, उनको हम कहते हैं कि ये टेंजिबल एसेट्स हैं। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट are held for use in the production or supply of goods or services, for rental to others or for administrative purposes, ठीक है। कि ये तीनों एसेट्स जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं कहाँ कहाँ पर, किसी चीज़ों को बनाने के हवाले से, सप्लाई करने के हवाले से, सर्विसेज रेंडर करने के हवाले से, हम लोगों को रेंट आउट भी कर देते हैं, ठीक है। और जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला जो चलते हैं वहाँ पर भी आपको मुख्तलिफ़ किस्म की शेप के अंदर ये एसेट्स जो आपको मिलते हैं, ठीक है।
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के हवाले से वो कहता है कि आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन 1 ईयर। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स एसेट्स होते हैं और फिक्स एसेट्स की डेफिनेशन भी यही होती है कि नॉर्मल उसका जो पीरियड होता है यूजफुल लाइफ का वो जो है वो मोर देन 1 ईयर होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के हवाले से वो कहता है जी कि इसकी रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन और इसकी जो रिपोर्टिंग है वो हम जो है किस हवाले से गवर्न की जाती है, IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उसके मुताबिक हम इसको गवर्न करते हैं। दिस स्टैंडर्ड्स कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, कि इसके जो ये जो स्टैंडर्ड है ये कवर करता है इसके तमाम एस्पेक्ट्स को जो कि प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट से मुतल्लिका होते हैं। दिस रिप्रेजेंट्स द बल्क ऑफ आइटम्स विच आर टेंजिबल। ठीक है, जो कि टेंजिबल हालत में पाए जाते हैं। ठीक है, एक होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। स्टूडेंट्स, इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं कि जो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते, जिनको आप महसूस नहीं कर सकते। तो ये चूँकि आप फिजिकल एग्जिस्टेंस भी रखते हैं और आप इनको महसूस भी कर सकते हैं, छू कर देख सकते हैं, इनको आप विजुअली आप जो है ये एग्जिस्ट करते हैं, तो इनको इस वजह से हम कहते हैं टेंजिबल कंडीशन के अंदर। स्कोप ऑफ IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इस हवाले से रिलेट करता है उसका स्कोप क्या है, it should be followed when accounting for property, plant and equipment unless and other international। ठीक है, कि अगर कोई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई और अगर फर्ज करे नहीं है तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारा, ये इस चीज़ के हवाले से हम फॉलो करना चाहिए हमें। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड अ डिफरेंट ट्रीटमेंट। मुख्तलिफ किस्म के इसके हवाले से ट्रीटमेंट जो हैं वो रिक्वायर किए जाते हैं। IAS 16 जो है डज नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग, ये इन चीज़ों के ऊपर अप्लाई नहीं किया जाता। कौन कौन सी? बायोलॉजिकल एसेट्स। ठीक है, बायोलॉजिकल एसेट्स कौन से? मसलन ये जानवर जो आप पालतू पालते हैं अपने एग्रीकल्चर से मुतल्लिका, ठीक है, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं किया करता। फिर इसी तरीके से मिनरल राइट्स और मिनरल्स रिजर्व्स जो हैं जैसे ऑयल, गैस और अदर जो नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर भी ये अप्लाई नहीं करता। ठीक है, however the standard applies to property, plant and equipment used to develop these assets। ठीक है, ये उनके ऊपर अप्लाई तो नहीं करता, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड है ये बेसिकली उनके ऊपर अप्लाइज हम इस हवाले से कर सकते हैं कि ये जो अप्लाइज टू प्रॉपर्टी, ये जो 3 हमारे एसेट्स हैं इनके हवाले से इनको डेवलप करने के लिए ये अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और वो इससे रिलेट कर रही होती हैं, कहीं ना कहीं इसका हमें इस्तेमाल भी मिलता है। वो क्या है? सबसे पहले कॉस्ट। कॉस्ट क्या चीज़ होती है? कॉस्ट बेसिकली एक एसेट ही होता है। कहता है कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ कैश। ठीक है, ये कैश की शक्ल में अमाउंट भी हो सकती है, कैश इक्विवेलेंट भी हो सकता है, और द फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन टू एक्वायर एन एसेट। ठीक है, ये किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए, हासिल करने के लिए जो है फेयर वैल्यू के ऊपर वो एक अमाउंट भी हो सकती है। ठीक है, या किसी कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिका कोई एसेट आप अगर एक्वायर करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब कॉस्ट जो है बेसिकली क्या चीज़ होती है? इसको हम उर्दू में लागत कहते हैं। और लागत क्या चीज़ है कि जब आप एक
एसेट जो है वो आप बनाते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्शन उसकी होती है, ठीक है, उसके ऊपर जितने भी आपके खर्चे होते हैं, ठीक है, वो उसकी एक लागत का हिस्सा बन जाते हैं। एक एसेट आपने जो है परचेज करने की नीयत से अगर आप खरीदेंगे तो वो आपका एक्सपेंस शुमार होगा, और अगर आप एक एसेट को यूज़ करने की हैसियत से अगर आप ख़रीदते हो तो वो आपकी उसकी वही जो उसके ऊपर ख़र्चा आता है वो उसकी कॉस्ट शुमार की लागत शुमार होगी, ठीक है। तो कॉस्ट को हम मुख्तलिफ पहलुओं के साथ आगे जाकर भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट को अगर हम जो है बेचने की हैसियत से ख़रीदेंगे तो वो आपकी एक्सपेंस आउट होंगी चीज़ें, और अगर हम इनको यूज़ करने की हैसियत से ख़रीदेंगे तो ये आपके लिए कॉस्ट में शुमार होगा, उसके ऊपर जो भी आपका खर्चा आएगा, ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू इज़ द नेट अमाउंट which the entity expect to obtain for an asset, ठीक है। ये क्या होता है कि बेसिकली एक नेट अमाउंट होती है जो कि एक एंटिटी, एक फर्म जो होती है वो एक्सपेक्ट करती है टू ऑब्टेन, हासिल करने के लिए, फॉर एन एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। एक एसेट को जब आप बेचते हो और बेचने के बाद जब आप उसमें से एक्सपेक्टेड जो उसकी डिस्पोजेबल जो कॉस्ट होती हैं वो निकालने के बाद जो आपको वैल्यू एक मिलती है, उसकी जो अमाउंट आपके पास एक रिकवर होती है, उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। फेयर वैल्यू क्या होती है? बी एक्सचेंज बिटवीन नॉलेजेबल willing parties in and is the amount for which an asset could arm's length transaction। स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शंस की एक टर्म को भी हमने डिस्कस किया था कि जो रिलेटेड पार्टीज जब आपस में कोई ट्रांजैक्शंस करती हैं तो वो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन के हवाले से होती हैं, क्योंकि यानी कि आर्म लेंथ क्या होती है कि बेसिकली जो एक मार्केट में जिस रेट के ऊपर एक आइटम सेल हो सकता है वही रेट के ऊपर जो है वो एक आपकी जो है क्या नाम है रिलेटेड पार्टी होती है वो परचेज करती है, ठीक है। इसी तरीके से कैरिंग अमाउंट जो है वो क्या चीज़ है? इज़ द अमाउंट एट विच एन एसेट इज रिकग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट आफ्टर डिडक्टिंग एनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। कैरिंग अमाउंट कौन सी होती है कि ये एक अमाउंट होती है जिसके ऊपर जो है एसेट जो होता है वो हम बैलेंस शीट में शो करवाते हैं, और किस अमाउंट के ऊपर शो करवाते हैं कि जिसमें से हम डिडक्ट कर देते हैं डेप्रिसिएशन को और इम्पेयरमेंट लॉसेस को। अब इम्पेयरमेंट लॉसेस क्या होते हैं ये भी एक चीज़ समझने की है, इसको हम ज़रा थोड़ा सा आगे जाके मज़ीद डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप यूँ समझ लें कि इम्पेयरमेंट लॉसेस इज़ द अमाउंट बाय विच द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट एक्सीड्स इट्स रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है, कि जिसमें ये एक ऐसी अमाउंट होती है जिसके ऊपर जो कैरिंग अमाउंट होती है, ठीक है ना, यानी कि जो बैलेंस शीट में जिस अमाउंट को आप शो करवाते हो डेप्रिसिएशन के बाद, ठीक है, वो एक्सीड करती है इसकी रिकवरेबल अमाउंट से, ठीक है। कि मसलन एक जो आपने अमाउंट जो है फ़र्ज़ करें 4 लाख आपने बैलेंस शीट में अमाउंट आपने शो लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन मार्केट में वो जो एसेट जिसकी आपने 4 लाख कीमत लिखी हुई है वो मार्केट में सेल सिर्फ हो सकता है 2 लाख का। तो इसका मतलब है कि आपने अपनी जो बैलेंस शीट में जो अमाउंट जो फिगर आपने नोट की हुई है वो 2 लाख ज़्यादा नोट की हुई है, यानी कि आपने 4 लाख नोट की हुई है जबकि रिकॉर्ड की हुई है, जबकि मार्केट में वो सिर्फ उसकी जो वर्थ प्राइस है वो है 2 लाख। तो जो 2 लाख रुपए उसके अंदर वो है जिस चीज़ का जो नुकसान है वो कहलाएगा इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है।
अब उसके बाद जो है फर्दर स्टूडेंट हम ये डिस्कस करेंगे कि रिकॉर्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा, इम्पेयरमेंट लॉस को हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, इसकी ज़रा आप थोड़ा सा एग्जांपल्स को अगर आप लेना तो ये बेसिकली एक सडन लॉस होता है, एक ऐसा लॉस जो एक डिक्लाइन हो जाता है ना। मसलन एक मशीनरी आपने बाहर रखी हुई है किसी जगह पर जो है कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक़ बाहर काम कर रही है, वो एकदम ज़लज़ला आ गया, कोई डिज़ास्टर हो गया या कोई और कोई चीज़ हो गई जिसकी वजह से वो मशीनरी आपकी तबाह हो जाती है और उसकी जो प्राइस है वो आपने 4 लाख रुपए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड की हुई है, जबकि अब उसकी वर्थ जो पीछे रह जाती है वो सिर्फ 2 लाख या 1 लाख रुपए रह जाती है, ठीक है। तो इस तरह का जो लॉस होता है इसको हम इम्पेयरमेंट लॉस कहते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है इसको हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं कि कहता है कैन बी कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग एक्टिविटीज। इसके अंदर हम इसको फॉलोइंग एक्टिविटीज में कैटेगराइज करते हैं। एक तो हम इसको इनिशियल रिकग्नाइज हम कैसे करेंगे, किस तरीके से, यानी कि हम पहली दफ़ा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे। दूसरा, अगर जब हम लिखेंगे तो उसकी कॉस्ट की मेजरमेंट कैसे करेंगे। फिर उसके बाद जो सबसीक्वेंट जो एक्सपेंडिचर्स होंगे वो किस तरीके से लिखे जाएंगे, जो बाद में जो खर्चाजात होंगे। फिर उसके बाद जो मेजरमेंट ऑफ सबसीक्वेंट जो आपके जो एक्सपेंसेस हैं टू इनिशियल रिकग्निशन, यानी कि आपने जब एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो अपने एसेट को आपने रिकॉर्ड किया उसको अगर आपने बाद में सबसीक्वेंटली अगर आप उसकी मेजरमेंट करते हैं तो कैसे करेंगे। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम इनिशियल रिकग्निशन जो है इसको हम डिस्कस करते हैं कि रिकग्निशन सिंपली मीन्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ द आइटम्स इन द बिजनेस अकाउंट्स, ठीक है। ये क्या चीज़ है, इससे सादा लफ्ज़ों में अगर हम मुराद लें तो ये क्या चीज़ होती है कि ये एक ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं, शुमार करते हैं। इन दिस केस एज अ नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, कि जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो इसके अंदर हम फिलहाल उसको ले रहे हैं। द रिकग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डिपेंड्स ऑन 2 क्राइटेरिया। 2 क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक होता है द एंटरप्राइज एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द एसेट, ठीक है ना, कि जो एंटरप्राइज है वो फ्यूचर बेनिफिट जो है इकोनॉमिक जो है वो हासिल करना चाहती है एसेट से, ठीक है। दूसरा जो है द वैल्यू ऑफ एसेट्स कैन बी मेजर्ड रिलायबली। हमें इनिशियली रिकग्नाइज करने की क्यों ज़रूरत आती है कि एक तो हम उसकी जो एसेट की जो इकोनॉमिक वैल्यू है, फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू, उसको हम जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हासिल करने के लिए, और दूसरी जो उसकी जो एक है वो है उसको रिलायबली हम जो है मेजर करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें वो कहता है जी कि अदरवाइज द एक्सपेंडिचर शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि अगर हम ये ऐसा नहीं करते तो फिर ये क्या है, इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो क्यों कर किया जाता है ये इसके बारे में मजीद हम आगे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इनिशियल रिकग्निशन के बारे में वो कहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स एसेट्स विल बी आइडेंटिफाइड इंडिविजुअली, कि इनको हम इंडिविजुअली भी लिख देते हैं बाद दफ़ा, बट दिस विल नॉट बी द केस फॉर स्मॉलर आइटम्स। अगर छोटे छोटे टूल्स हों, ठीक है ना, डाइज मोल्ड्स, ठीक है, इस तरह के हों तो फिर हम उनको इकट्ठा करके लिखते हैं। लेकिन अगर कोई बड़े आइटम्स हों तो फिर हम उनको जो है वो इंडिविजुअली अकेला अकेला करके लिखेंगे, यानी कि एक एक एसेट के लिए आप अलग-अलग एक किताब या बुक या कोई भी अकाउंट एक ओपन करेंगे और उसके अंदर लिखेंगे। लेकिन अगर एक ही नेचर के टूल्स, डाइज, मॉल्ड्स वगैरह होंगे तो उनको सबको हम एक जगह पे इकट्ठा करके उनकी फिगर एक जो है इकट्ठी करके हम लिख देंगे, ठीक है।
और फिर उनको हम इसी तरीके से जो है क्लासीफाई करते हुए उसको इन्वेंट्री की शक्ल में बना लेंगे और उसको बाद में राइट ऑफ भी इकट्ठा करेंगे, ठीक है। फिर कहता है जी मेजर कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स, जो बड़े बड़े कंपोनेंट्स होते हैं या स्पेयर पार्ट्स होते हैं, however should be recognized as property plant and equipment। ये बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं किसी भी मशीनरी के या कोई भी इस तरह के होते हैं, तो उनको हम फिर अलग-अलग ही जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। फॉर वेरी लार्ज एंड स्पेशलाइज्ड आइटम, जो बहुत बड़ी नेचर के जो होते हैं और स्पेशलाइज्ड आइटम्स होते हैं, वो अपेरेंटली बज़ाहिर जो है हम सिंगल एसेट के तौर पर लिखते हैं और उनको हम ब्रोकन डाउन कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं इनटू इट्स कंपोजिट पार्ट्स, ठीक है ना। कंपोजिट पार्ट्स जो बड़े बड़े एसेट्स होते हैं उनके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं स्टूडेंट्स के जो जिनकी लाइफ जो होती है वो कम होती है किसी की और किसी की ज़्यादा होती है, तो फिर हम क्या करते हैं उनके पार्ट्स को अलग-अलग शुमार कर लेते हैं और उनको अलग-अलग हम जो है एसेट के तौर पर लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। दिस occurs where the different parts have different useful life। ये मैंने अभी जो आपके साथ बात की कि ये वहाँ पर इस तरीके से लिखा जाता है कि जिधर एक आइटम की जो लाइफ होती है वो कुछ मुख्तलिफ होती है उसी एक बड़े इक्विपमेंट की, प्लांट की या किसी मशीनरी की, ठीक है। जैसे कोई एयरक्राफ्ट ले लें आप, ठीक है। अब उसके हवाले से मुख्तलिफ उसके अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जिसमें से बॉडी या इंजन जो है उसको हम सेपरेटली जो है वो ट्रीट करेंगे और उनकी सेपरेट यूजफुल लाइफ होती है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, जब हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी हवाले से कॉस्ट की, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, कहते हैं जी एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दैट क्वालिफाइज फॉर इनिशियली रिकग्नाइजेशन शुड बी मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट। जब भी हम किसी एसेट को लिखेंगे हमेशा उसकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर, उसकी परचेजिंग प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा। The cost of an item of the property, plant and equipment includes all costs incurred in bringing the assets to working condition, ठीक है। कि ये जो उसकी जो कॉस्ट जो होती है, जब हम इसको कॉस्ट को जब उसकी रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें हम तमाम उन कॉस्ट को शुमार करेंगे जो कि उसको वर्किंग कंडीशन तक लाने में जो इस्तेमाल में आई, ठीक है। अब उसके अंदर कौन कौन सी हो सकती हैं, परचेज प्राइस भी हो सकती है, लेस ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट, इंपोर्ट ड्यूटीज, अदर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस इसके अंदर हो सकते हैं, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन ये भी इसके अंदर हम शुमार करेंगे, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट ये भी हम इसमें शुमार करेंगे, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ये भी हम इसमें शुमार करेंगे, अगर कोई आपने टेस्टिंग प्रोफेशनल फ़ी पे की है वो भी हम शुमार करेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ एसेट, इसमें तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आप शुमार नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ वही करेंगे जो कि बनाने में या डेवलप करने में इस्तेमाल में आई है, ठीक है। और फिर बोरिंग कॉस्ट को आप शुमार करेंगे। तो ये तमाम कॉस्ट जितनी भी हमने कैलकुलेट करनी है, जब हमने एक कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी है तो उसके अंदर हमने इसको शुमार करते हुए इसको हमने एक मेजरमेंट कॉस्ट का नाम देना है, ठीक है। अच्छा जी, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, अगर आप कोई एसेट को एक्सचेंज करते हैं, तबादला करते हैं, ठीक है, तो अगर तो वो हो डिसिमिलर नेचर का एसेट जो मिलता जुलता नहीं है, इन केस एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज एक्सचेंज और पार्ट एक्सचेंज फॉर अ डिसिमिलर एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज, द कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट इज मेजर्ड एट द फेयर वैल्यू, ठीक है। कि अगर तो वो आपस में मिलते जुलते नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, जितनी भी उसकी नए एसेट की कॉस्ट मेजर होगी उसको आप फेयर वैल्यू के ऊपर लोगे, ठीक है।
यानी कि फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट जो है गिव अप करेंगे आप, गिवन अप, ठीक है। और वैल्यू ऑफ एनी कैश और कैश इक्विवेलेंट ट्रांसफ़र जो होगा वो भी आप इसके अंदर शुमार करेंगे। जबकि सिमिलर नेचर का अगर होगा तो फिर आप क्या करोगे, इन केस ऑफ एन आइटम प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट इज एक्सचेंज फॉर सिमिलर एसेट, the cost of the new asset is measured at the carrying cost value of the old asset. The fair value of the asset received may provide evidence of an appreciation या impairment of the asset, ठीक है। कि अगर सिमिलर नेचर का होगा तो आप उसको कैरिंग कॉस्ट के ऊपर लेंगे, और कैरिंग कॉस्ट कौन सी होती है कि ऐसी कॉस्ट जिसमें से आप डेप्रिसिएशन या इम्पेयरमेंट लॉसेस को आप माइनस करते हैं पहले, ठीक है। या अगर कोई एप्रिसिएशन हुई है, उसमें इजाफा हुआ है, तो उसको आप शुमार करते हुए फिर आप उसको इसके ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एसेट्स। स्टूडेंट, इस सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एसेट को हम जो है फर्दर आगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक जो है अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो यहाँ तक जो है वो डिस्कस कर सकता है, ठीक है। हमने कोशिश करनी है कि इस जो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के हवाले से चीज़ों को अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। और ये कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब बनाते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे तो उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। और ये तमाम आइटम जो तमाम चीज़ें हैं ये वहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट के जहन में कोई ऐसी चीज़ हो तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम फर्दर डिस्कशन अपनी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।